हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको ग्रामीण परिवेश पार्ट 2 लाए हैं। इसमें आपको 18 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो यूपी लेखपाल में पूछे जाएंगे और आपके जो भी परीक्षार्थी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो देती हूँ तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रतिवर्ष कृषि दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष कृषि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 5 सितंबर को या 5 जून को? तो आप बता सकते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष कृषि दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है और उसी जन्मदिन पर जो है भारत में कृषि दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, वह फसल जो रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है क्या कहलाती है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में जो फसल बोई जाती है वो कौन सी फसल है? रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है या मौसमी फसल होती है? तो आप बता सकते हैं कि रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो फसल बोई जाती है उसे जायद की फसल कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं? जायद की फसल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष में कराई गई? आप इसको जनगणना मत समझिएगा। जनगणना इंसानों की होती है, जैसे पशु हो गए, और जैसे पशु जनगणना हो सकती है और फिर जनगणना होती है जो आप जान ही रहे हैं कि 2011 में हुई थी। अब जो है आपका 2021 में जनगणना होगी, तो हर 10 साल पर होती है। तो यहाँ पर कृषि संगणना की बात कर रहा है तो यह कब हुआ था? पहली बार भारत में कृषि संगणना 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। और पशु जो गणना थी वो कब हुई थी? तो पशु गणना आपकी जो है वो 1920 में की गई थी। और भारत में जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी। और इसकी मतलब और उसके बाद जो कब से शुरू हो गया था? तो 1881 से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पर कृषि संगणना की बात कर रहा है तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1970। आइए चलते हैं नेक्स्ट। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो आप बता सकते हैं कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? कार्नवालिस ने किया था, डलहौजी ने किया था, रिपिन ने किया था या मिंटो ने किया था? तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन किया था। तो आपके पास मैं 2 मिनट का समय देती हूँ। आप बता सकते हैं कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्नवालिस ने किया था। किसने किया था? कार्नवालिस ने किया था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस वर्ष लागू की गई? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामीण परिवेश में कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस वर्ष लागू की गई?
तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 1953 में लागू की गई, 1954 में लागू की गई, 1955 में लागू की गई कि 1956 में लागू की गई। आप बताइए कौन से ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्या 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना की शुरुआत की गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आपको जितना भी पढ़ाया जाता है आप अपनी एक जो है ग्रामीण परिवेश की एक कॉपी बना लीजिए, उस पर सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए, तो आपको जो है परीक्षा के लिए बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और रिवीजन करने में भी आपको आसानी रहेगी। कृषि लागत व मूल्य कहाँ आयोग स्थित है। कृषि लागत व मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। दिल्ली में है, लखनऊ में है, जयपुर में है कि मुंबई में है। कहाँ पर है आप बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कृषि लागत व मूल्य कहाँ पर है इसका आयोग, तो दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। और भारत की राजधानी भी दिल्ली है, तो इसलिए इसका मुख्यालय भी दिल्ली में ही है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है। चावल का है, जौ का है, गेहूं का है, गन्ना का है। किसका सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो आप ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो गेहूं का है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है, ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा गेहूं ही होता है। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल की होती है, तो गेहूं की होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीकी का उपयोग किस फसल में होता है। ये तो जो लोग कृषि से संबंधित होंगे या जो एग्रीकल्चर से पढ़े होंगे उनको भी पता होगा, और मतलब जो लोग गांव में खेती वेती के लिए भी देखते हैं तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल पता होंगी कि विकसित टर्मिनेटर तकनीकी का उपयोग किस में किया जाता है। चावल में, जौ में, गेहूं में या गन्ना में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चावल में टर्मिनेटर तकनीकी का उपयोग जो है वो चावल में किया जाता है या चावल की फसल के लिए किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है। कानूनगो होता है, ग्राम प्रधान होता है, तहसीलदार होता है या अमीन होता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बता सकता है कि ग्राम भू प्रबंधन। अरे जब गांव की बात कर रहा है तो गांव के प्रबंधन में जो गांव की ज़मीनें हैं यहाँ पर वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं उसका उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपके ग्राम प्रधान होते हैं। कौन होते हैं, ग्राम प्रधान। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन से कार्य सम्मिलित नहीं हैं। तो कानून व्यवस्था, कृषि संबंधित कार्य, राजकीय नलकूपों की मरम्मत या ऑप्शन डी राशन की दुकान का आवंटन व निरस्तीकरण। तो कौन सा काम शामिल नहीं है। आप तो बहुत इजी है, ये कोई भी बता सकता है। कानून व्यवस्था जो है वो ग्राम पंचायतों के कृत्यों में सम्मिलित कार्य नहीं है, क्योंकि कृषि जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगर कोई भी योजना आती है तो अगर वो ग्राम प्रधान के द्वारा ही ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाती है जो कृषि से संबंधित होती है। और मतलब गांव में जो नलकूप लगे होते हैं या जो तालाब होते हैं उसकी मरम्मत का कार्य भी ग्राम पंचायत के लोग ही करते हैं। और उसके बाद राशन की दुकान मतलब कोटे, जो सरकारी दुकान होता है जिसको कोटा कहा जाता है, उसका भी आवंटन और निरस्तीकरण भी जो है वो ग्राम पंचायतों के अधीन ही होता है। बस कानून व्यवस्था जो होता है वो जो है ग्राम पंचायत के अधीन नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की गई। तो आप बता सकते हैं किस स्थान पर की गई। हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर या ऑप्शन डी मुंबई। क्वेश्चन फिर से एक बार मैं पढ़ रही हूँ।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई। कहाँ पर हुई? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जितना मैं पढ़ा रही हूँ इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश से है। प्याज की बुआई कब की जाती है? ये तो सबको पता होगा कि प्याज की बुआई कब की जाती है। अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में, मई जून में, या ऑप्शन डी अगस्त में। बताइए कब की जाती है? तो प्याज की बुआई इसी समय की जाती है। इस समय नवंबर का महीना चल रहा है, तो कुछ लोग अक्टूबर या कुछ लोग नवंबर में कर देते हैं। तो अक्टूबर और नवंबर में प्याज की बुआई की जाती है। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। मूंगफली के दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मूंगफली का जो दाना होता है उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है? 25 से 33%, 21%, 17% या 12.4%? आप बताइए कि कितने प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूँ कि जितना आप वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप अपनी एक कॉपी में लिख लें और अच्छी तरीके से याद कर लें। अगर सारे क्वेश्चन एक ही जगह होंगे तो आपको परीक्षा के समय में इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी नोट्स देखेंगे, आपको वो चीज़ें तुरंत रिवाइज़ हो जाएंगी। तो इसलिए आप कोई भी वीडियो देखिए, किसी का, चाहे वो मेरा पढ़ाया हुआ हो या किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। इससे होगा कि आप वीडियो भी देखते हैं, उससे भी आपको यादें मतलब याद हो जाएगा, और प्लस आप लिख लेंगे तो वो और अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि मूंगफली के दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 25 से 33% होती है। 25% से 33% के बीच में होती है मूंगफली के दाने में प्रोटीन की मात्रा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। रेह के प्रति अधिक सहनशील फसल है? आप बताइए कि रेह के प्रति अधिक सहनशील फसल कौन सी है? धान है, गेहूँ है, गन्ना है, या मूंगफली है? रेह के प्रति अधिक सहनशील फसल, तो रेह के प्रति अधिक सहनशील फसल जो है वो धान है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। लाल मृदाओं का रंग किस कारण लाल होता है? जो लाल मृदा होती है उसका रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है कि कॉपर ऑक्साइड के कारण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या ह्यूमस के कारण होता है? तो आप जानते हैं कि लाल मृदाओं का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? जैसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पशु खाद्य पदार्थ है जिसमें सबसे अधिक पानी की प्रतिशतता जो होती है वो सबसे अधिक होती है? सूखे चारे में, हरे चारे में, अनाज में, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सीधे जानते हैं हरा चारा जो होगा उसी में सबसे अधिक पानी की मात्रा होगी। तो पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का जो प्रतिशत होता है वो हरे चारे में होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है कि कौन सा देश जो है वो दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा है? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या चीन? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए कि कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आप बता सकते हैं कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत सही होगा। भारत एक ऐसा देश है जो दूध के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक
सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है दूध का वो भारत है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में श्वेत क्रांति शिल्पकार रहे हैं, आप बता सकते हैं श्वेत क्रांति। पहले एक बात तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, और उसके बाद आपके कौन से जो हैं कौन से शिल्पकार जो हैं इससे संबंधित हैं, तो बता दीजिए। श्वेत क्रांति तो आपका दुग्ध से संबंधित है, दूध भी सफ़ेद है और श्वेत मतलब भी सफ़ेद होता है, तो आप थोड़ा ट्रिक में वैसे भी समझ लीजिए कि श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। और इसके जनक या इसके शिल्पकार जो है वो वी.एस. कुरियन को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी.एस. कुरियन। और स्वामीनाथन तो आपको पता है कि हरित क्रांति से संबंधित हैं। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। और बोरलॉन्ग को किसको? विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है वो बोरलॉन्ग को कहा जाता है। तो आप जान ही गए कि श्वेत क्रांति की जो शिल्पकार है वो वी.एस. कुरियन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तथा ग्रामीण परिवेश से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।